अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज ओ लेवल मैथमेटिक्स की कंप्लीट वीडियो सीरीज के साथ आपके सामने हाजिर हैं और इस सिलसिले में हम, जैसा कि आपको पता है, कि ऑड्री सिम्पसन की बुक यूज़ कर रहे हैं। और चूंकि पूरे कोर्स को एक ही बुक ही कवर कर रही है, इसलिए मुझे बुक ज़्यादा सूटेबल लगती है बनिस्बत वो मैथ्स टी की 4 किताबों के। तो इस बुक को जब हम पूरा कवर कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली पूरा कोर्स कवर हो जाएगा। आज हम चैप्टर 9 की 9.9 एक्सरसाइज देखेंगे। टॉपिक नंबर 9.6 है, तो इसलिए आपके सामने 9.6 लिखा हुआ है। एक्सरसाइज 9.9 बेयरिंग्स के बारे में है, तो बेयरिंग्स थोड़ा सा एक्सप्लेन करनी है मुझे, इसलिए मैंने पीछे से आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करते हुए आगे चलूंगा। शुरू करते हैं। बेयरिंग्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसमें कि हम अपनी रियल लाइफ से रिलेटेड कुछ एप्लीकेशंस जानेंगे, क्योंकि रियली जब हम कम्युनिकेट करते हैं, ख़ास तौर पे लॉन्गर डिस्टेंसेस के ऊपर अपनी लाइन ऑफ साइट को कम्युनिकेट करते हैं, डायरेक्शंस को कम्युनिकेट करते हैं, तो उसमें इसको यूज़ किया जाता है। मरीन ट्रैवल हो या एयर ट्रैवल हो, जो लॉन्गर डिस्टेंसेस के ट्रैवल हैं उसमें तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है रियल लाइफ में भी। अच्छा जी, पहले तो ये समझ लें कि मरीनर्स कंपास क्या होता है। कि मरीनर जो है या एक मल्लाह जो है, उसके लिए कंपास अगर मैप पे रखें, मैप पे रखने के बाद ये नॉर्थ है। अब अगर बता रहा है कि जहां तुम खड़े हो वहां से बिल्कुल स्ट्रेट आगे चले जाओ, तो वो कहेगा कि नॉर्थ की तरफ जाओ। अगर आप कहेंगे जहां तुम खड़े हो यहाँ से राइट की तरफ घूम के और सीधे आ जाओ, तो वो कहेगा कि ईस्ट की तरफ चले जाओ। आप उससे कहना चाहेंगे कि भाई जहां खड़े हो वहां से अपने लेफ्ट पे घूमो, अपना मुंह नॉर्थ की तरफ करो, फिर लेफ्ट पे घूमो और सीधे आ जाओ, तो वेस्ट की तरफ कह देंगे आप। अपना मुंह नॉर्थ की तरफ करो, फिर पीछे देखो और सीधे आ जाओ, तो आप साउथ कहेंगे। ओके, ये 4 डायरेक्शंस किसी को बताना आसान है। आप कह सकते हैं नॉर्थ में आ जाओ, साउथ में आ जाओ, वेस्ट में आ जाओ, जहां तुम खड़े हो मैप के एतबार से इसके ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पे आ जाओ। चलें, चार चार और डायरेक्शंस आपने ले ली कि ईस्ट और नॉर्थ के बीच में जो है वो नॉर्थ ईस्ट है, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट है। नॉर्थ और साउथ प्रोसीड करते हैं इसमें लेटर्स में कि साउथ नॉर्थ, यानी नॉर्थ वेस्ट होगा, वेस्ट नॉर्थ नहीं होगा। इसी तरह से वेस्ट और साउथ के बीच में साउथ वेस्ट है, ईस्ट और साउथ के बीच में साउथ ईस्ट है। तो किसी को यहाँ बुलाना है तो आप कह सकते हैं साउथ ईस्ट में आ जाओ। अच्छा, इसके अलावा और भी हो सकती है डायरेक्शन। इसको आप कहेंगे नॉर्थ टू नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। इसको आप कहेंगे नॉर्थ टू नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ टू नॉर्थ ईस्ट। इसको आप कहेंगे ईस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट से नीचे। ये सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि कितना मुश्किल है। इसको आप कहेंगे वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट। उसके बाद अगर मैं कहूँ नहीं ना, यहाँ भी नहीं आना, यहाँ भी नहीं आना, मुझे तो यहाँ जाना है, आप इसको क्या कहेंगे? तो ये एक डिफिकल्ट तरीका है एक प्रिसाइसली इंफॉर्मेशन को पास ऑन करने का। बहरहाल, लेकिन जो प्रोसेस है वो ठीक है। एक कंपास बनाकर आप किसी को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मैप के अंदर आप जहां खड़े हैं आपको यहां से किस तरफ जाने की जरूरत है। ये बात समझ आती है, ठीक है। लेकिन अब इसको ज्यादा प्रिसाइज करने के लिए हमने इसमें नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ की बजाय डिग्रीज लिख दी हैं, और जो नॉर्थ पे है उसको हमने 000 3 डिजिट डिग्रीज का हम तस्करा करते हैं, इसको 000 कर दिया। और मैक्सिमम जो यहाँ पे वापस घूम के आएगी वो 360 होगी, तो 359 तक हमारे पास ऑप्शन है। 359 पॉइंट समथिंग भी फिर आगे जाके ऑप्शंस आते हैं, लेकिन फिलहाल आपके लिए इतना भी चलेगा, ठीक है। तो अगर मैं किसी को कहूँ कि 22 डिग्री पे आ जाओ, तो वो नॉर्थ की तरफ फेस करके फिर अपने आप को 22 डिग्री टूवर्ड्स क्लॉकवाइज टर्न करेगा। अच्छा, चलेगा ये क्लॉकवाइज ही, और फिर वहां आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ खड़ा हूं तो मैं कहूंगा कि नॉर्थ की तरफ फेस करने के बाद 225 डिग्री टर्न करो और फिर आ जाओ। तो हमेशा ये क्लॉकवाइज चलेगा और नॉर्थ से कैलकुलेट किया जाएगा। ये बात समझ में आती है?
अच्छा, इसी तरह से दो अगर पॉइंट्स हैं, जैसे ये अल्फा पॉइंट और बीटा पॉइंट है, तो बीटा से अल्फा की तरफ जाना है तो अल्फा बीटा के दरमियान एक स्ट्रेट लाइन खींची जाएगी। फिर बीटा पे खड़ा होकर नॉर्थ की एक स्ट्रेट लाइन खींची जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेट। और ये देखा जाएगा कि इस नॉर्थ की स्ट्रेट लाइन से अल्फा की तरफ जाने वाला रास्ता कितने डिग्री पे टर्न करने के बाद आएगा क्लॉकवाइज। तो इस केस में ये 254 डिग्री टर्न करने के बाद पहुंचा। ठीक है, बीटा से अल्फा की तरफ। लेकिन अगर अल्फा से बीटा की तरफ जाना होगा तो क्या करेंगे, फिर यहां पे नॉर्थ बनाएंगे स्ट्रेट, समझ लें कि स्ट्रेट है। और यहां से देखेंगे कि ये लाइन जो अल्फा से बीटा की तरफ जाती है, ये क्लॉकवाइज कितने डिग्री पे जाती है, ये देख लेंगे हम। तो ये बड़े आसानी से हम बता सकते हैं कि आपको किस तरफ जाना है। बेयरिंग का मतलब ही है डायरेक्शंस। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये इंटरेस्टिंग एक बात है, जैसे इन्होंने बताया 74 डिग्री, ये एक इंटरेस्टिंग बात है जो कि आपको आगे काम आएगी अगले सवालों को समझने में, कि ये डिग्री और इस डिग्री में एक रिलेशनशिप होता है जिसकी वजह से कैलकुलेशंस आसान हो जाती हैं। वो कैसे, कि अगर आप इस लाइन को एक्सटेंड कर दें तो देखें जी बन रहा है आपका, ऑल्टरनेट एंगल्स निकल के आ रहे हैं सामने। तो अगर ये 74 है तो ये भी 74 है, और ये कितना होगा, ये 180 होगा, लाजमन स्ट्रेट लाइन है। तो चेक कीजिए कि अभी हमने पहले जो निकाला था वो कितना निकाला था। पहले जो हमने निकाला था वो निकाला था 254। ठीक है, तो क्या 180 और 74 मिलके 254 बनता है? जी, 254 बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट और दूसरे पॉइंट से पहले पॉइंट पे आने वाले जो एंगल्स हैं उनका आपस में रिलेशनशिप होता है। दो पॉइंट्स के दरमियान जो एंगल्स बनेंगे उनका रिलेशनशिप होता है, हालांकि बज़ाहिर ये पीछे से बन रहा है और ये आगे से बन रहा है। और नेचुरली बात समझ में भी आती है कि नॉर्मल एंगल और रिफ्लेक्स एंगल में रिलेशनशिप होता है ना। अगर मैं कहूँ कि ये एंगल और इस एंगल में रिलेशनशिप है, इसको बड़ा कर दें, ये छोटा हो जाएगा, और तीन दोनों जो है 360 में से माइनस होते हैं, दोनों मिला के 360 बनाते हैं। तो इसी वजह से ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। तो आसान ये है कि जितना ये होगा, ये वाला एंगल 180 प्लस कर दे उसमें तो आ जाएगा। तो ये छोटा सा फार्मूला आपको मिल गया इसकी वजह से। ठीक है, ये बात समझ में आती है जी की वजह से ये कैसे मिला। अगर आपको याद करना है याद भी कर सकते हैं, लेकिन लॉजिकली समझ में आ रहा है ना कि ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, तो ये और ये सेम होंगे, और ये हमेशा 180 होगा क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन बन रही है नॉर्थ साउथ की। ठीक है, तो अब इसको देखते हुए कुछ सवाल समझने की कोशिश करते हैं, और फिर वापस आते हैं हम कि मजीद सवाल जो डिस्टेंस कैलकुलेशन और ये सब कुछ के हैं ये कैसे सॉल्व होंगे। लेकिन हम पहले इस इंफॉर्मेशन से कुछ सवाल सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 9.9, यस। पहला सवाल है जी कि फाइंड द एंगल मार्क्ड विद अ लेटर ए। अब ये एंगल मालूम करना है, तो आप ये देखिए, आप अपनी आसानी के लिए देखिए, ये बनाइए। तो ये 180 हो गया और ये 60 हो गया क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। तो 60 प्लस 180 कितना होता है? 240। तो ये टोटल एंगल 240 हो गया ए। ठीक है ना, ये ए है पूरा, तो 240 हो गया। अब इसी को देखते हुए आप बता सकते हैं ना कि ये कितना है, कि अगर ये लाइन एक्सटेंड करते हैं हम, तो अगर ये 180 है और ये कितना है, 100 है, तो ये टोटल भी कितना होगा बता सकते हैं आप। ये भी आसान है, ये 230 है जिसमें से ये 180 है, तो ये कितना होगा, 230 में से 180 माइनस कर दें, 13 में से 8 गए, 5 बचे, तो 50 बचा।
ये 50 है तो ऑल्टरनेटिवली ये भी 50 होगा। ठीक है, इसी तरह से ये देखिए, ये 180 है तो ये कितना होगा रिमेनिंग एंगल, ये होगा 120, तभी 300 बनेगा मिलके। अब ये 120 है तो ये भी 120 होगा। तो एक तो ये सवाल समझने के लिए हमने एक पॉज लगाया था पीछे, जो हम चैप्टर की समरी या चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे उसमें। तो अब वापस जाते हैं उसकी तरफ। एक और इंटरेस्टिंग शक्ल है, वो आप भी देखिए कि एक हॉस्पिटल है और ये एक साइट है जहाँ पे के कोई कैजुअलिटी हुई है और हेलीकॉप्टर ने फ्लाई करके वहां जाना है। तो दिस इज हाउ हेलीकॉप्टर विल गो। ठीक है, तो अब हेलीकॉप्टर को हम क्या बताएं कि कितने डिग्रीज पे जाना। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रोसेस है। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए बेहतर है कि आप लोग ना वो 360 डिग्री वाला प्रोटेक्टर ले लें। एक प्रोटेक्टर आता है, वो 360 डिग्री होता है, तो उससे बहुत सारी हेल्प मिल जाती है। तो वो प्रैक्टिस के लिए वो पास होना चाहिए, अच्छा रहता है। अच्छा, वापस आते हैं। इस सवाल के लिए जरूरी नहीं है, वैसे मैं कह रहा हूँ कि 360 डिग्री प्रोटेक्टर जो है वो समझने के लिए अच्छा होता है। कमिंग बैक, आपने हेलीकॉप्टर को बताना है कि आपको जाना है कैजुअलिटी की तरफ, जहाँ एक्सीडेंट हुआ है वहां जाना है। तो ये रही नॉर्थ की लाइन 00। ठीक है, अब जो है वो हमने नॉर्थ लेने के बाद एक लाइन खींची और ये एंगल मालूम कर लिया प्रोटेक्टर से कि इतने डिग्री जाइएगा। फॉर एग्जाम्पल ये आ रहा है 40 डिग्री, लेट सपोज ऐसे ही। ठीक है, तो ये हम बता देंगे। लेकिन इससे हम यही बता सकते हैं कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा आपको। हम सिर्फ यही नहीं बता रहे कि आप 40 डिग्री पे मुड़िए और चलते चले जाइए, चलते चले जाइए। भाई कहाँ तक चलते चले जाइए? तो हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं हम ऊपर से गुजर जाएं अपने मरीज के। तो आप गौर कीजिए कि ये अगर यूनिट्स हैं 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ये 0 से शुरू नहीं हो रहा ना, 1 से शुरू हो रहा है, तो ये किलोमीटर में दिया हुआ है। और ये भी यूनिट्स हैं जो किलोमीटर में दिए हुए हैं, 1 2 3 इस तरह से चल रहा है, क्योंकि ये भी 0 से शुरू नहीं हो रहा। तो देखिए, हम ये बता सकते हैं कि एक ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो इस बेयरिंग के एंगल को बताने के साथ साथ हम एग्जैक्टली डिस्टेंस भी बता सकते हैं। यहां से लेके यहां तक बन रहा है 7, यहां से लेके यहां तक बन रहा है 1 2 3 किलोमीटर्स में। तो क्या हम हाइपोटेनियस बता सकते हैं अगर हमें परपेंडिकुलर और बेस मालूम है? यस, हम बता सकते हैं। h² इज इक्वल्स टू 3² प्लस 7²। ये हो गया 3 3 9 और 7 7 49, विच इज इक्वल्स टू 58 का अंडर रूट ले लीजिए। तो हम ये बता सकेंगे कि आपको एग्जैक्टली कितने किलोमीटर चलना पड़ेगा। ठीक है, 7 पॉइंट समथिंग किलोमीटर्स आपको मूव करना होगा। तो ये बात भी इस सवाल में या इस एक्सरसाइज में यूज कर रहे होंगे हम। ये देखिए, इन्होंने कहा ये बताइए कि बेयरिंग कितनी है टूवर्ड्स, हेलीकॉप्टर जब टूवर्ड्स करेगा कैजुअलिटी की तरफ, तो हमने ये बेयरिंग नाप के बता देनी है। इन्होंने नाप के बता दी बेयरिंग। और इन्होंने पूछा कि जी आप ये बता दीजिए कि ये बेयरिंग कितनी है, हम ये नाप के बता सकते हैं। इन्होंने पूछा कि ये बता दीजिए कि डिस्टेंस फ्रॉम हॉस्पिटल टू कैजुअलिटी, हमने वो बता दिया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस से। दिस इज 7, दिस इज 3, तो हमने बता दिया। अच्छा, एक बात और, क्या हम ये बेयरिंग भी ट्रिग्नोमेट्री से बता सकते हैं? अब इस पे बात करते हैं कि अभी तो हमने ये नाप के बताया, लेकिन क्या हम ये बता सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से कि ये एंगल कितना होगा? अगर हमें ये भी पता है, यानी बेस पता है और परपेंडिकुलर पता है, तो क्या ये एंगल हम नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। जैसे कि हम टेंजेंट से निकाल सकते हैं। टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
जो उसका रेशो है। तो हम बता सकते हैं कि एंगल कितना है, टेंजेंट इनवर्स इनटू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, विच इज tan इनवर्स 3/7। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, देखिए इन्होंने निकाल के दे दिया कि ये कितना आया। कुछ मैंने गलती किया क्या? नहीं, लेट मी चेक। बिल्कुल ठीक है। तो हमने क्या किया कि पहले हमने ये मालूम कर लिया, विच इज जैसे मैंने कहा 3/7 का tan इनवर्स 23.2। उसके बाद हमें पता है कि टोटल एंगल तो 90 है, तो 90 में से माइनस किया तो ये बच गया, तो हमें ये एंगल पता चल गया 66.8। देखिए मजे की बात है कि बुक में इन्होंने डिफरेंटली किया। बुक में इन्होंने क्या किया, बुक में इन्होंने ये वाला एंगल मालूम किया। ये वाला एंगल मालूम होने से ऑल्टरनेटिवली ये भी मालूम हो जाएगा, तो ये भी बिल्कुल ठीक अप्रोच है, ऐसे भी कर सकते हैं, आंसर वही आएगा। इन्होंने क्या किया, जब ये एंगल मालूम करना है तो फिर इसको बेस कहा और इसको परपेंडिकुलर कह दिया। तो टेंजेंट थीटा से आपने निकाल लिया डायरेक्टली ये वाला एंगल कि टेंजेंट थीटा is equals to perpendicular upon base, which is equals to angle is equals to tan inverse परपेंडिकुलर की जगह 7 लिखा और बेस की जगह 3। तो ये निकाल लीजिए tan इनवर्स, तो आपको डायरेक्टली 66.8 आ जाएगा आंसर। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल पता चल गया आपको डायरेक्टली। तो 90 में से माइनस करके निकाल लें या ये ऑल्टरनेटिवली करके निकाल लें, दोनों जवाब ठीक है। तो मैंने बताया कि बगैर प्रोटेक्टर को यूज़ किए भी हमने ये सवाल सॉल्व कर लिया, और यही हमारा पर्पस था कि ट्रिग्नोमेट्री अगर हमें आती है तो फिर हम एक लेवल हायर अवेयरनेस के साथ हम चल सकते हैं कि हमारे पास टूल्स भी नहीं है, तब भी हमने अकल की बुनियाद पे काम कर लिया। सिमिलरली इन्होंने कहा कि ये मालूम करना है, पाइथागोरस थ्योरम से हमने मालूम कर लिया था, इससे भी बताया था मैंने। √58 आया था, 7.615 इनका आंसर आ रहा है, हम मान लेते हैं 7.615। तीसरा इन्होंने पूछा कि जी बेरिंग हॉस्पिटल कैजुअलिटी साइड से हॉस्पिटल की तरफ जानी है, तो जो ये एंगल है इसमें 180 प्लस कर दो तो वापसी का एंगल बन जाएगा। बहुत आसान सी बात है ना। मैं इधर जा रहा हूं, अब मुझे वापस जाना है, इधर जाने के लिए मैंने 45 डिग्री यूज किया था, वापसी जाने के लिए क्या करूं, तो पूरा का पूरा वापस मुड़ने के लिए 180 डिग्री रिवर्स होना पड़ेगा ना। तो जो एंगल आपका था उसमें 180 डिग्री प्लस कर दो, आप उल्टा मुंह करके चले जाओगे। बहुत लॉजिकल सी बात है। ठीक है भाई, तो ये सवाल हो गया। अब देखें, इंटरेस्टिंगली इन्होंने ये एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन दी है एग्जाम्पल में कि ए बी सी 3 लोकेशंस हैं और इसकी कुछ डिग्रीज इन्होंने बता दी हैं, तो अब आप इस ट्राइंगल को सॉल्व कीजिए इन्होंने कहा। तो पहला इन्होंने देखें, मैं इस पे डायरेक्टली उस पे चलते हैं, सवाल के जो सवाल पूछे हैं उस पे चलते हैं। यूजिंग द बेरिंग्स गिवन शो द ट्राइंगल ए बी सी हैज अ राइट एंगल एट बी। तो अब बी पे राइट एंगल है, ये हमें शो करना है। तो वापस चलते हैं, वेयर इज बी, दिस इज अ राइट एंगल, ये बताना है हमें। तो अभी हम कैसे मालूम करेंगे? एक तो हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या क्या मौजूद है ये देख लेते हैं। ये इंफॉर्मेशन मौजूद है कि ये 10 किलोमीटर है। सी से ए की तरफ जो है ये इंफॉर्मेशन मौजूद है कि ये 83 है, सवाल में गिवन है। अगर ये 83 और ये 67 है, तो 83 में से 67 माइनस करें तो 13 में से 7 गए, 3 बचे, 7 में से गए, 13 बच गया, तो ये 13 डिग्री आ गया। अब इस इनसे कुछ फायदा होगा ना कि ये अगर इंफॉर्मेशन हमारे पास है तो इससे क्या क्या हम मजीद निकाल सकते हैं। ठीक है, और कोई इंफॉर्मेशन सवाल में गिवन है? लेट मी चेक, आगे से देख लेते हैं हम। सॉरी, और द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी इज 10 किलोमीटर, ये लिखा हुआ है। कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ओके, तो वापस जाते हैं पिछली डायग्राम की तरफ। ए एंड बी का डिस्टेंस मालूम करना है और हमें ये मालूम करना है कि 90 है कि नहीं है। ओके, अच्छा जी, तो अब हमने क्या कहा? हमने कहा ये हमें पता है कि 67 है, ये हमें पता है कि 13 है, और इसी तरह से ये जी अगर बनाए
तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, तो ये 67 है, तो ये 67 है ऑल्टरनेट एंगल की वजह से। यहाँ से मैं 90 मिटा देता हूँ फिलहाल, ताकि हमें पता रहे कि हम क्या निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये 67 हो गया, दोनों सेम हो गए, ये और ये 157 है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक 157 है, ज़रा थोड़ा साफ करके देख लेते हैं। बी से सी की तरफ। तो जब ये 157 है, तो ये जो रिमेनिंग रह गया स्ट्रेट लाइन से, ये आप 180 में से माइनस करके निकाल लीजिए। 180 में से 157 माइनस कीजिए, तो 323 बच गया। दिस इज 23, दिस इज 67, तो 67 और 23 कितना होता है, 90। तो वी प्रूव्ड कि ये 90 है। ठीक है, ये लिख के हम कर लेंगे, चूंकि एग्जाम्पल है तो मैं पूरा उसके स्टेप्स नहीं बता रहा आपको, सिर्फ ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कैसे सॉल्व हो रहा है। ठीक है, ये 90 प्रूव हो गया। अगला सवाल इन्होंने हमसे क्या पूछा था, लेट्स सी। ठीक है, अब अगला सवाल पूछ रहे हैं कि ए बी की लेंथ बताइए, ये बताइए कितनी है। तो हमें ये पता है ना, अभी निकाला था हमने, ये पता है कि 83 माइनस 67 करके हमने निकाला था। ठीक है ना, तो इसकी मदद से हम ये बता सकते हैं कि दिस इज द एंगल दैट वी वांट टू नो। तो यूं देखिए, ये बेस हो गया और ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना हमारे पास, कौन सा, सॉरी ये। तो इसकी मदद से हम ये बता सकते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसकी मदद से हम ये बता सकते हैं ये एंगल है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है। तो हम मालूम कर सकते हैं कि ये डिस्टेंस कितना है, क्योंकि हमें हाइपोटेनियस पता है। अच्छा, इस डायग्राम में चूंकि मैंने तस्वीर खींची हुई है ना, तो थोड़ा सा ये कर्व्ड सरफेस है, कर्व पेज है, तो ऐसा लग रहा है कि ये डिस्टेंस, ये राइट एंगल नहीं होगा, लेकिन ये राइट एंगल है। ठीक है, ये राइट एंगल है। तो ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। सो हमें क्या मालूम है, हाइपोटेनियस मालूम है, हमें एंगल मालूम है, तो हमें बेस मालूम करना कैसे मालूम होगा, तो cos से मालूम होगा, cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। लेट मी क्लीन थिंग्स अप एंड कैलकुलेट दैट। ठीक है जी, थोड़ा सफाई कर ली मैंने। तो दिस इज हाइपोटेनियस, दिस इज बेस, वी वांट टू फाइंड द बेस, सो वील से cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कुर्सी भीगी है, हाइपोटेनियस को इधर ले आए, तो cos कितने 16 डिग्री है, तो cos 16 डिग्री इनटू हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू बेस। तो ये वैल्यूज आप पुट करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 9.61, विच इज द डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन। तो हम ये बता सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, और बहुत सारी चीज़ें मालूम कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल से क्या हुआ कि इससे आपकी तकरीबन जितनी भी क्वेश्चंस अब इसमें आगे आने एक्सरसाइज में, वो सारे कवर हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। द बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी, बी से ए की तरफ जा रहे हैं, तो 60 डिग्री है। तो आप नॉर्थ की लाइन लगाइए, स्ट्रेट लाइन, यहाँ से 60 डिग्री मेजर कीजिए, कमोबेश इतना बनेगा, और एक स्ट्रेट लाइन लगा दीजिए। बी से ए की तरफ जा रहे हैं। मेक अ स्केच शोइंग ए एंड बी, दिखा दिया हमने। देयर नॉर्थ लाइंस, दोनों की नॉर्थ लाइन दिखा देते हैं। और वापस बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए से बी की तरफ वापस आते हुए क्या बेरिंग होगी, तो दोनों की नॉर्थ लाइन दिखा दी हमने। ये 60 डिग्री दिखा दिया। पूछ रहे हैं कि ये कितना होगा, कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये भी 60 होगा। तो आप लिखेंगे बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए इज इक्वल्स टू 180 प्लस 60 इज इक्वल्स टू 240 डिग्रीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में यही काम करना है। अब इसमें सी और डी ले लें, ऐसे ही कुछ करें। और
बेयरिंग ऑफ सी फ्रॉम डी इज 195, तो डी से सी जाना है तो 195 है, नॉर्थ बनाइए, 195 खींच दीजिए, 180 यहाँ होता है, 270 यहाँ होता है, तो यहाँ कहीं होगा, 195 खींच के लाइन बना दीजिए। तो दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज 195। ये अगर सी लिया आपने तो इसकी भी आपने नॉर्थ की लाइन बनानी है, जैसे इसमें दोनों नॉर्थ की लाइन बनाई थी बस इसमें भी नॉर्थ की लाइन बना दी। अब पूछ रहे हैं कि सी से डी जाने के लिए कितने डिग्री चाहिए होगा, तो ये बता देगा कितने डिग्री चाहिए होगा। तो 180 में से 195 माइनस करें, 15 बचता है, तो 15 डिग्री चाहिए होगा। ठीक है जी। सो दिस इज हाउ क्वेश्चन 2 एंड 3 वर डन। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, थोड़ा क्लीन कर लें हम। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहे हैं कि देयर इज A, B, C and A and B and C are three villages. The bearing of B from A is 50 and bearings of C from B is 135. The distance is 10 kilometers and here the distance is 15 kilometers. Okay. देखिए सवाल पूरा पढ़ लिया करें, खासतौर पर इस वाले में, क्योंकि बाज़ औक़ात आपको कहा जाता है कि जो डायग्राम बना है वो मेक अप टू स्केल बना है, तो फिर आपको प्रॉपर नाप के बनानी पड़ती है, जैसे कि यहाँ कहा गया है मेक एन एक्यूरेट स्केल ड्राइंग यूजिंग ए स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। तो ये जाहिर है ज़रूरी है कि अगर आपको इस स्केल से बनानी है तो पहले से पता होना चाहिए, ताकि आप उसके हिसाब से बनाएंगे। और ऐसे सवाल के अंदर इसका मतलब है कि जवाब मेजरमेंट से ही निकाला जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री से नहीं निकाला जाएगा, ये एक्सपेक्टेड होता है। तो बात शुरू करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। कि ये ए और बी का डिस्टेंस 10 किलोमीटर है, याद रखिएगा, बी और सी का डिस्टेंस 15 किलोमीटर है। बेयरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए से बी को जाते हुए कितनी डिग्री है भाई, 50 डिग्री है। ए से बी को जाते हुए, तो ये आपने नॉर्थ बनाया, 50 डिग्री मेजर किया और बी को जाने लगे, लेकिन आपको पता है कि 10 किलोमीटर जाना है जो 10 सेंटीमीटर का है, तो नाप के आपने 10 सेंटीमीटर की ये 50 डिग्री लेते हुए ये 10 सेंटीमीटर पे निशान लगाया, इसको आपने कहा ये बी है। फिर इन्होंने कहा बी से सी को जाते हुए 15 किलोमीटर है, यानी 15 सेंटीमीटर। बेयरिंग ऑफ सी फ्रॉम बी, यानी बी से सी को जाते हुए 135 डिग्री मेजर करना है, तो पहले बी की नॉर्थ लाइन बना दें और फिर यहाँ से ओहो यहाँ से 135 मेजर कर लें, तो दिस इज 90, दिस इज 180, तो समवेयर अराउंड हेयर बनेगी मेरे ख्याल से। तो ये बन गई। अब ये 15 किलोमीटर है, यानी 15 सेंटीमीटर नापनी चाहिए आपको, तो ये 15 सेंटीमीटर नापिएगा, नाप के बनाइएगा, मैं तो ऐसे अंदाजे से बना दी। जैसे सी पे भी एक स्ट्रेट लाइन बना दीजिए। अच्छा मैं थोड़ा ज़्यादा ही ले गया आगे, चलें ये कर लेते हैं, सी मेरे पेज से बाहर निकल गई। ठीक है, सो दिस इज़ ए बी सी। एक्चुअली ये करेक्ट नहीं है, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, कि ये एक्चुअली करेक्ट नहीं है, लेकिन समझने के लिए ठीक है, क्योंकि अगर ये 10 है तो और ये 15 है तो ये बड़ा होना चाहिए था ना, लेकिन जगह कम थी तो यहाँ पर हम इसको ऐसे ही समझते हैं। सी बाहर मार्क करके हमने एक वर्टिकल लाइन, ठीक है, बात समझ आ गई। ये नॉर्थ है सी का, दिस 15, दिस वाज 135, 135। तो डायग्राम अकॉर्डिंग टू स्केल बनाइए हमने, यानी अब एग्जैक्टली ये 10 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर को शो कर रहा है, ये 15 सेंटीमीटर 15 किलोमीटर को शो कर रहा है, 135 एक्यूरेट नापा, 50 एक्यूरेट नापा, और अब ए और सी को ज्वाइन करा दें आप एक स्ट्रेट लाइन से। अगर आप इसको अपने स्केल से नापेंगे तो आपका जो सेंटीमीटर्स में आंसर आएगा वही किलोमीटर्स में जवाब होगा। तो दिस शुड बी फ्रॉम 18.5 टू 19 सेंटीमीटर समवेयर। तो ये इसी में से जो भी आपकी मेजरमेंट आ रही है उतने किलोमीटर आप उसका जवाब दे देंगे। आप लिखेंगे एज दी मेजर द डिस्टेंस ऑफ ए सी, इट इज 18.5 सेंटीमीटर विच मीन्स इट इज 18.5 किलोमीटर्स। ये जवाब हो गया द डिस्टेंस फ्रॉम सी फ्रॉम ए का। फिर बेयरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी, ए से सी की बेयरिंग बता दें आप। तो
बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी, सी से ए की बेरिंग बता दें तो ये बनेगी ये डिग्री। इसको मेजर कर लें। इसको मेजर करने के दो तरीके हैं, एक तो आप वो 360 डिग्री वाला या तो वो लेके आए प्रोटेक्टर, या फिर आप ये 180 की लाइन खींचिए और फिर ये रिमेनिंग एंगल मालूम कीजिए, तो दोनों को मिला के पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। इट शुड बी अराउंड समवेयर 282 से 284 के बीच में होना चाहिए। तो ये भी मेजरमेंट से निकालना है। इसको जो है वो हमने ट्रिग्नोमेट्री से नहीं निकालना। कैसे अंदाज़ा हुआ हमें इस बात का? क्योंकि जब इन्होंने हमसे सवाल जो है वो अकॉर्डिंग टू स्केल बनवाया है, तो फिर इसका मतलब है कि हमसे जानना चाहते हैं कि अगर आप नाप नाप के भी मालूम करना चाहें तो आप एक्यूरेटली मालूम कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं एक शिप है जो कि 6 नॉटिकल माइल, 6 मील समझ लें, वेस्ट जाता है एक पोर्ट से, फिर 15 माइल्स नॉर्थ जाता है उसी जगह से जहां पहुंचा। तो डायग्राम बनाएं, कैलकुलेट करें पोर्ट से डिस्टेंस शिप का, और पोर्ट पे वापस आने के लिए कितने डिग्री उसको टर्न करना पड़ेगा अपनी जगह से। ठीक है, आसान सवाल है बहुत। तो यूं समझ लीजिए ये पोर्ट है, यहाँ से निकला, ये गया 6 वेस्ट में, यहाँ से गया यूं 15। ऐसे ही मैंने तो अंदाजे से बनाना है, और इसको अंदाजे से ही बनाना है क्योंकि ये अप टू स्केल नहीं लिखा हुआ, तो ये ट्रिग्नोमेट्री से कैलकुलेट होगा। यहाँ अभी खड़ा है ये, इसी को आप नॉर्थ में एक्सटेंड कर दें। ठीक है, तो इससे हमें मालूम करना है कि ये फासला कितना है। इसको बी कह लें, इसको सी कह लें। तो ये फासला कितना है आप देख सकते हैं। दिस इज हाइपोटेन्यूज, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस। तो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से फासला निकल आएगा। 6 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। आंसर इसका कहीं कमोबेश 16.2 आ रहा होगा, 16.16 या 16.2 आ रहा होगा। ठीक है, तो ये पता चल गया कितने किलोमीटर इसको वापस जाना है, किस डिग्री पे जाना है। ये तो 180 है, ये मालूम करना है हमें कितना है। इससे 180 प्लस कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि सी से पोर्ट की तरफ जाते हुए उसको कितने डिग्री टर्न करना पड़ेगा। ये मालूम करने के लिए आप अगर इसको बेस बनाते हैं विच इज़ 15, और इसको परपेंडिकुलर बनाते हैं, इसको हाइपोटेन्यूज बनाते हैं, तो आप बहुत सारे फार्मूले लगा सकते हैं। टेंजेंट थीटा थीटा से निकाल सकते हैं। टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस टाट पर बैठ, एंगल इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स। अगर एंगल यहीं छोड़ते हैं और टेंजेंट को लेके जाते हैं तो टेन इनवर्स हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, which is equals to tan inverse 6/15। ठीक है, तो अब इसमें जो भी आंसर आएगा मैं निकाल के दिखा देता। तो जवाब आ रहा है 21.8 डिग्रीज ये। तो इसमें 180 प्लस कर लें तो ये पूरा हो जाएगा 200 डिग्रीज। तो द शिप शुड टर्न 200 डिग्रीज टू रिटर्न टू द पोर्ट। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इसमें एक गलती ये हो गई कि जब वो वेस्ट किया था तो वेस्ट राइट पे थोड़ी होता है, वेस्ट तो लेफ्ट पे होता है। तो इसलिए डायग्राम में गलती की वजह से आंसर में एक गलती आ रही है। जब ये पहले वेस्ट किया था और फिर नॉर्थ किया था तो डायग्राम ऐसे बननी चाहिए थी। तो ये तो ठीक बना, ये डिस्टेंस तो ठीक निकला 16.16, लेकिन जो हमारा ये एंगल बनेगा ये एंगल भी ठीक निकलेगा, विच इज हाउ मच, कहते हैं 21.8 tan थीटा से। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस की वजह से। लेकिन जो बेयरिंग बनेगी वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगी अब, क्योंकि ये जो पोर्ट थी वो यहाँ है, अब पोर्ट यहाँ है और इसको पोर्ट पे वापस आना है, तो ड्यू नॉर्थ इसका ये है
और इसको अब यहाँ से वापस आना है इस तरफ। ठीक है, तो हमें ये एंगल तो पता चल गया और ये एंगल हमें मालूम करना है। ये वाला एंगल एक्चुअली हमें मालूम करना है। तो 180 में से माइनस करेंगे 21.8, so 180 minus 21.8 is 150, 21.8 sorry, is 158.2 समथिंग अराउंड दैट। तो ये है बेरिंग शिप से पोर्ट की तरफ वापस आने की। ठीक है, तो ये देखें कभी कभी सिर्फ इतनी सी बात से कि आपने ध्यान नहीं दिया कि वेस्ट इधर था कि वेस्ट इधर था, पूरा आंसर गलत हो सकता था। बाद हमने टाइम पे पकड़ लिया और जवाब सही हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक जहाज के कैप्टन के बारे में है। लेट्स रीड दैट आउट। एक जहाज के कैप्टन को एक मार्कर बॉय पानी में एक बॉल होती है, उस बॉल पे कुछ हवा भरी हुई होती है, उसके ऊपर ऐसे करके कुछ रखा होता है, ये समंदर में डूबा हुआ होता है, इस पर निशान भी लगे हुए होते हैं। तो ये लोगों को कुछ इंडिकेट करने के लिए कि यहाँ पे कुछ है या यहाँ पे इतना डिस्टेंस रह गया है फलानी जगह से, तो मुख्तलिफ इंडिकेशंस के लिए मार्कर्स इस तरह के समंदर में छोड़े जाते हैं। बॉयंसी से बॉय निकला है कि जो चीज़ बॉब करती रहे, ऊपर उठी रहे, पानी में डूब ना जाए, तो इसको मार्कर बॉय कहते हैं। पानी में होता है, जैसे वो सड़कों पे निशानियों के लिए लगाते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह से यही कॉन्सेप्ट है इसका भी। खैर, तो ये इसने देखा बेरिंग 73 डिग्री एंड अ पोर्ट ऑन अ बेरिंग ऑफ 90 डिग्री। तो द कैप्टन नोज दैट द मार्कर बॉय इज 5 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ ऑफ द पोर्ट। Draw a sketch to show this information and calculate the distances in kilometers that the ship has to sail to reach the port. ओके, इंटरेस्टिंग है। मैं डायग्राम ड्रॉ करके आपके पास आता हूँ वापस। ठीक है जी, डायग्राम मैंने बना ली है। शिप की जो नॉर्थ है ये रहा शिप, शिप से 73 डिग्री पे मार्कर बॉय है, शिप से टोटली 90 डिग्री पे पोर्ट है, ये रही पोर्ट। और पोर्ट और मार्कर बॉय का आपस में जो डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर्स है, और जबकि पोर्ट के ड्यू नॉर्थ यानी एग्जैक्टली नॉर्थ पे है, तो स्ट्रेट लाइन बनेगी तभी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, वरना तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनेगा। ड्यू नॉर्थ जो मार्कर बॉय, तो ये डायग्राम हमने इस तरह से बना ली। अब पूछ रहे हैं कि शिप को draw a sketch to show this information and calculate the distance in kilometers that the ship has to sail to reach the port। ये मालूम करना है। सो दिस वी नो, 90 अगर ये है और 73 ये है, तो 90 में से 73 माइनस कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि ये 17 डिग्री है। जब ये 17 डिग्री है तो इसको बेस कह देते हैं, इसको परपेंडिकुलर कह देते हैं। परपेंडिकुलर मालूम है, बेस मालूम करना है, तो कौन सा मालूम होगा? टेंजेंट थीटा से मालूम होगा। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टार्ट पर बैड। तो टेंजेंट 17 इज इक्वल्स टू 5 अपॉन बेस। बेस मालूम नहीं है, बेस इधर आ जाएगा, टेंजेंट 17 की वैल्यू निकाल के उसको इधर ले आएंगे। तो बेस इज इक्वल्स टू 5 अपॉन टेंजेंट 17 की वैल्यू निकाल देता हूँ मैं, कितनी है? टेंजेंट 17 इज 17 इज 0.305, 0.306 कह लें, 0.3057 थी। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा कि मैं डिवाइड कर दूंगा 5 को, 5 डिवाइड बाय 0.306, तो मेरा आंसर आएगा कुछ 16.339, तो 16.34 किलोमीटर्स। ठीक है, सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 आई बिलीव। जी सही आंसर है, किलोमीटर्स। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद देखते हैं क्या कुछ बचा है। जी क्वेश्चन नंबर 7 बचा है, इसको समझ लेते हैं। आखिरी सवाल है, देखिए बच्चों वाला सवाल है। 135 और 315 डिग्री को मरीनर्स कंपास में क्या कहेंगे?
तो ड्रॉ कर लें, ये एक पॉइंट ले लें, इससे नॉर्थ ले लें, यहाँ से 135 मेजर करेंगे। आपको पता है ये 90 है, ये 180 है, 90 प्लस 45 इज़ 135, तो ये एग्जैक्टली 90 और 180 को बीच में से कट करती है। और दिस इज़ नॉर्थ, दिस इज़ ईस्ट एंड दिस इज़ साउथ। तो साउथ और ईस्ट के बीच में जो लाइन है वो साउथ ईस्ट है, विच इज़ 135। ठीक है, तो ये तो साउथ ईस्ट कहलाता है। 315 देख लेते हैं, क्योंकि ये हमें जो बीच बीच की लाइनें हैं ये 45 डिग्रीज की होती हैं, 45, 90, 135, 180। फिर 180 में 45 प्लस करते हैं तो 225, विच वॉज साउथ वेस्ट। फिर ये आता है आपका 270, विच वॉज वेस्ट। तो ये कौन सा पूछ रहे हैं? 315। अच्छा, और अभी आगे और जाना है। फिर इसमें 45 ऐड करते हैं तो 315 बन जाता है। फिर 45 ऐड करते हैं तो 360 बन जाता है, जो वापस आ जाता है। सो दिस इज 315। ये कौन सा कहलाता है? ये कहलाता है नॉर्थ वेस्ट। सो 315 इज नॉर्थ वेस्ट एंड 135 इज क्या निकाला था हमने? साउथ ईस्ट। तो ये डायग्राम बना के आप दिखा सकते हैं, डायग्राम बना देनी चाहिए वैसे, इसमें अच्छी बात है। एक्सप्रेस्ड ईस्ट एंड साउथ वेस्ट इन 3 फिगर बेयरिंग। ईस्ट का मतलब तो होता है, सीधी सीधी बात है, ईस्ट का मतलब होता है 90 डिग्री। ये रहा ईस्ट, ईस्ट इज 90 डिग्री। और दूसरा क्या कहा इन्होंने? साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट मैंने इत्तेफाक बना दिया था 225 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 7 ही पूरा हो गया, पूरी एक्सरसाइज ही कंप्लीट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। और बेयरिंग का बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जो है आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। इसको आप कंप्लीट कीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।